हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आई थिंक 3D में मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों पार्ट 1 से देखिए ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अगर आपको वेक्टर वाला चैप्टर नहीं भी आता है तो तब भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पार्ट 1 से आप कर लीजिए, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। वेक्टर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपने आप ही वेक्टर को कवर कर लेता है। ठीक है, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को, डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक जो बच्चे पहुँचे उन्हें बधाई हो। अब हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्या, प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम बच्चों पढ़ेंगे। और सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक खोल लें, सेक्शन 11.6.1 ले लीजिए बच्चों, जो कि पेज नंबर 479 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पढ़ाया जाएगा इन नॉर्मल फॉर्म। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका ये मतलब है बच्चों, 3D में एक प्लेन दिया होगा, अब आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ओके, अब देखिए ये स्पेस में तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, है ना। देखिए एक ये प्लेन है, ठीक, एक ऐसा प्लेन हो सकता है, एक ऐसा प्लेन हो सकता है, कैसा भी प्लेन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि ये प्लेन आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में ही दिखाई पड़े, प्लेन कैसा भी हो सकता है बच्चों, प्लेन कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी प्लेन हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा भी प्लेन हो सकता है। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमें 3D स्पेस में स्थित किसी प्लेन के विषय में अब जानकारी देनी है। अभी तक हमने लाइन के बारे में जानकारी दी थी, अब हमें किसके बारे में बताना है, किसी प्लेन के बारे में बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको शुरू में लगेगा समझने में, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, अगर आप यहाँ मेरे क्लास में होते हैं यहाँ सामने तो बहुत अच्छी तरीके से आता। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सभी बच्चे पेज नंबर 479 खोल लें, वहाँ फिगर 11.10 देखें। हालांकि मैं यहाँ भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लेकिन समझिए बच्चों, देखिए अब आप फोकस करिएगा प्लीज़ इधर। देखिए उस फिगर में एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने दिया है, तो ये देखिए मैंने अपने हाथ में ऐसे बना लिया। ठीक है, और वो जो फिगर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, या ऐसा है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर ऑरिजिन है। ठीक है, ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और समझिए बच्चों, ऐसे इन्होंने कोई प्लेन रखा हुआ है, ऐसे। ठीक, तो अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें ना ऑरिजिन से एक नॉर्मल लाके डालना है। नॉर्मल क्या होता है, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से हमें एक नॉर्मल लेके डालना है, कहाँ, यहाँ सामने प्लेन पे। तो आपको तो दिखेगा नहीं, तो मैं ना इसको ऐसे घुमा देता हूँ, और जिस प्लेन की ये बात कर रहे हैं बच्चों, उसको मैं अपना बोर्ड मान लेता हूँ। प्लेन को मैं क्या मान लेता हूँ, बोर्ड। तो ध्यान से बच्चों चेक करिए, बहुत बढ़िया, ये देखिए बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ। तो प्लेन क्या है, ये प्लेन मेरा बोर्ड है। ठीक है ना, जिस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है, कि ऐसा हमने प्लेन बना लिया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या करते हैं, ये ऑरिजिन है यहाँ कहीं। ठीक है, देखिए यहाँ कहीं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेगा इस प्लेन के ऊपर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये O है, O से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। ठीक है, तो ये देखो O से ऐसा एक नॉर्मल निकलेगा और यहाँ गिरेगा, लेट अस से पॉइंट N पे। ठीक, यहाँ O है और यहाँ N है। सब लोग अपने फिगर में देखें क्या, कि O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है प्लेन, जो भी प्लेन आपका दिया है ब्लू कलर का एनसीईआरटी बुक में, उस पर मैं आपको यहाँ बना के भी दिखाता है बच्चों। देखिए ये, इसको थोड़ा सा समझाना कठिन है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो सारा गेम पलट जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, सब कवर कर लोगे आप। देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर ऑरिजिन O है। ठीक, और ये एक प्लेन लिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था सामने, ये कैसा प्लेन रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा सामने। और जब मैं आपको समझा रहा था तो देखा था मैंने आपको कैसे समझाया था, O से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये देखिए O से N पे। तो ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिए बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर O से N पे जा रहा है ना, O से N पे मतलब O से इस प्लेन पे जो जा रहा है ऐसा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हवा में है, 3D स्पेस में, यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट है, हवा में जा रहा है ऐसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकला, इस प्लेन पे ऐसे करके आया, जिसको एनसीईआरटी में इन्होंने यहाँ पर N मान लिया है, और ये ऐसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लेन पे ऐसा परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है सामने। ठीक, अब ध्यान दे बच्चों, जो मैं समझाना चाहता हूँ उसे समझ लो, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला ऑरिजिन से। ठीक, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ स्मॉल d है बच्चों, कितनी है, स्मॉल d है, तो इसकी लेंथ आप स्मॉल d ले लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं बच्चों, देखिए किसी भी प्लेन की इक्वेशन बताने के लिए, जैसे आप लाइन की इक्वेशन बताने के लिए एक पोजीशन वेक्टर r लेते थे ना, यानी कि कोई जनरल पॉइंट आप लाइन पे लेते थे P, जिसके कोऑर्डिनेट होते थे x, y, z। इसी तरीके से हमको इस प्लेन की इक्वेशन देनी है, तो हम इस प्लेन पे एक जनरल पॉइंट लेंगे बच्चों P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z। इस प्लेन पे कोई पॉइंट है x, y, z, ये तो रहा ON।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऑरिजिन से पी को ज्वाइन कर देंगे। तो ध्यान से चेक करिए, ऑरिजिन से आपने पी को ज्वाइन किया है, हाँ ऑरिजिन से पी को ज्वाइन करोगे तो एक पोजीशन वेक्टर ऐसा जाएगा और हवा में जाएगा ऐसे 3D में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया गया है प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z है। ठीक है, और O से P को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा, ठीक है, और ये है वेक्टर OP यानी कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जिसको आप R से दिखाओगे, और सभी बच्चों को पता है क्या कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। बच्चों एक बात बच्चों मैं आपसे करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इस R को क्यों इंट्रोड्यूस किया आपने बताइए बच्चों। इस R को इसलिए आपने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि यही वो R है। सुनो, ये जो R है ये तो एक्स वाई जेड तो फिक्स है और ये प्लेन है। ये R जो है ना, इस R को देखिए, ये जो ऑरिजिन से निकल रहा है ये ना पूरे प्लेन को ऐसे ट्रेस कर सकता है, ये कहीं भी चल सकता है, ऐसा झाड़ू लगा सकता है इस प्लेन में। यानी कि ये जो R है बच्चों, इसको इंट्रोड्यूस करने से ही मुझे प्लेन का इक्वेशन पता चलेगा, क्योंकि यही R अपने एक्स वाई जेड को बदल बदल कर, जैसे ये लाइन पे चलता था, याद है, झाड़ू लगाता था, स्वीप करता था, मैंने आपको बताया था लाइन पर, उसी तरीके से प्लेन पे पूरा स्वीप कर सकता है ऐसे। तो ये जब ऐसा प्लेन पे पूरा स्वीप कर जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्लेन की बात करी जा रही है बच्चों। तो R हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वो प्लेन को इंट्रोड्यूस करा दे किस प्लेन की बात करी जा रही है। और ये जो D है ये R को कंट्रोल करेगा, यानी कि R और D में कुछ ना कुछ हम रिलेशन निकालेंगे। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि रिलेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा, R डॉट n कैप इज इक्वल्स टू D, जहां पर D क्या है, ऑरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, R स्वीप करता है प्लेन को और D उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि R ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया के पूरे किसी भी प्लेन को स्वीप कर लेगा, है ना, एक निश्चित प्लेन है। और उस निश्चित प्लेन को हमने कैसे डिफाइन किया है कि हाँ भाई उस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है ऑरिजिन से, यहाँ से ये D, तो D आपको पता है, ध्यान रखिएगा, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके बच्चों, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि ऑरिजिन से एक नॉर्मल आया होगा। ओके, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा ON, ये रहा OP। मैं आपको ये बताना चाहता था बच्चों, ON तो हवा में है, OP भी हवा में, OP मतलब वेक्टर R हवा में, लेकिन बच्चों NP जो होगा, अगर मैं N को P से ज्वाइन कर दूं, NP वेक्टर बच्चों इस प्लेन में, बस मुझे आपको यही बताना था। ठीक है, कि हवा में एक ट्राइंगल बन रहा है। देखिए यहाँ O है, ONPO, ONPO, यहाँ पे देखो जरा, ON हवा में ऐसे आ रहा है प्लेन पे बाहर, ठीक है, और आके ये प्लेन पे परपेंडिकुलर भी है। OP जरूरी नहीं कि प्लेन पे परपेंडिकुलर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। OP एक पोजीशन वेक्टर है जो कि P की पोजीशन को बता रहा है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं N से P को ज्वाइन कर दूं तो NP एक वेक्टर बनेगा। ध्यान से समझिए जरा, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये ON यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा था, ये ऐसा, ये ON है, ये देखो, ये ON है, दिख रहा है, अरे यार ये देखो, ये O है और ये है ON, ये एंगल कितना बन रहा है 90। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, वेक्टर NP और वेक्टर OP, अगर मैं OP को एक वेक्टर बना लूँ, अभी तो OP एक वेक्टर नहीं है, अगर मैं OP को एक वेक्टर बना लूँ, अगर मैं OP को एक वेक्टर बना लूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फील करिएगा इस चीज़ को। अगर मैं OP को नहीं, ON को, ये जो ऑरिजिन से ON आया था जो प्लेन पे परपेंडिकुलर था, ठीक है, पहले मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो ON परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन पर, इसको अगर मैं एक वेक्टर बना लूँ ON को, अगर मैं ON को वेक्टर बना लूँ, हिंदी में लिखने से फील आएगा बच्चों, ठीक है, तो अगर मैं ON को वेक्टर बना लूँ तो ये ON, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये ON प्लेन पे परपेंडिकुलर है और NP प्लेन में पड़ा हुआ है, ध्यान से चेक करिए, ये रहा ON जो कि प्लेन पे परपेंडिकुलर है और ये NP इस प्लेन में, यानी कि NP और ON के बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। यानी कि ON को अगर वेक्टर बना लिया जाए तो ये जो वेक्टर ON है बच्चों वो OP के साथ वो NP के साथ परपेंडिकुलर होगा। आप चेक करिए, ON NP के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मैंने आपको बोली है, यानी कि वेक्टर ON जो होगा बच्चों और वेक्टर NP, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में, इसलिए हम, क्योंकि आपने ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डाला था ना ON प्लेन पे और NP प्लेन में पड़ा हुआ है, तो ON डॉट NP, यानी कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है बच्चों, तो उसका आंसर क्या आता है, एक नंबर आता है जिसको हम 0 बोलते हैं। ठीक है, तो
NP डॉट ON बोलो या ON डॉट NP बोलो, आंसर कितना आएगा 0। अब यहाँ विजुअलाइज करिए, ये हवा में ऐसा ये प्लेन है, ठीक है, तो ये D ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है ON, ठीक, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है OP, और ये NP कहाँ पड़ा हुआ है, प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं अब समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम नोट लगा देते हैं आपका क्या, कि D इज द perpendicular distance, D is the perpendicular distance from the origin। अब मतलब D एक प्रकार की डिस्टेंस है, यानी कि अगर हम बोलें तो D किसके इक्वल है, ON के। अभी बस मैंने लेंथ की बात करी, मैंने अभी आपसे बोला था कि ON को क्या बनाना है आपको, एक वेक्टर। बच्चों एक बात बताओ, ON को कैसे वेक्टर बनाओगे, बताओ ON को वेक्टर कैसे बनाओगे, किसी चीज़ को वेक्टर कैसे बनाते हैं। किसी चीज़ को वेक्टर हम इस तरीके से, किसी मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर इस तरीके से बनाते हैं, उस मैग्नीट्यूड को आप एक n कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई देखिए ON एक प्रकार की लेंथ है ना, हमने कहा नहीं भाई इसको तो वेक्टर बना दो, आप क्या बना दो, इसको वेक्टर बना दो। तो आप ON को वेक्टर इस तरीके से बनाएंगे, ON तो अभी स्केलर है, तो आप इसको इस तरीके से वेक्टर बनाएंगे कि चलो समझा देता हूँ। मान लो ON 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3, मतलब यहाँ से ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर आया था ON का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा नहीं भाई इसको तो वेक्टर बनाओ आप, ठीक है। तो बच्चों इसको वेक्टर बनाने के लिए आपको इसको डायरेक्शन देनी होगी, यानी कि इसको आप एक n कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और n कैप क्या होगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ठीक है। जैसे ये ON था ना, अंदर जा रहा था इस प्लेन में, यहाँ बोर्ड में, ठीक है, तो n कैप भी इस पे क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो इसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ओके बच्चों, तो एक n कैप होगा जो ये ON बाहर ही है ना ऐसा, तो ON की दिशा में एक n कैप वेक्टर हम अज्यूम कर लेंगे। n कैप क्यों, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर को बच्चों अगर हम किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो एक वेक्टर का जन्म होता है, यानी कि एक ऐसे वेक्टर का जन्म होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना रहेगा 3, लेकिन उसको एक दिशा मिल जाएगी n कैप की दिशा में। अब ये इसके ऊपर हम ऐसे वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। तो सुनो बच्चों, क्या मैं ON को अब ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ON को अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ तो ON के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू ON की लेंथ कितनी थी D, और हमने यहाँ लगा दिया एक n कैप। फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लो, हमने क्या किया है, ऑरिजिन से ON जो आया था उसको वेक्टर बनाने के लिए एक n कैप से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों, मैग्नीट्यूड तो था ही उसके पास कितना D, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी D, और उसको दिशा देने के लिए हमने उसको n कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। और याद रखिए बच्चों, n कैप का मॉडुलस कितना होता है, n कैप का मॉडुलस क्या होता है, n कैप का मॉडुलस होता है हमेशा 1, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब ये D से मल्टीप्लाई करेगा तो D के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा, बल्कि इस ON को एक वेक्टर बना देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वरना ये टॉपिक आप रटते रहोगे फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ON, यानी कि O से N की दिशा में n कैप एक यूनिट वेक्टर है, O से N की तरफ, मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा ये यूनिट वेक्टर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वापस यहाँ पर, तो ये 3D वाला गेम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो ट्राइंगल बनाया ये हवा में, इसकी 2 साइड्स तो हवा में और तीसरी कहाँ पड़ी हुई है, प्लेन में। देखिए ON बाहर और ये R भी बाहर, और NP कहाँ पड़ा हुआ है, प्लेन में। ये मुझे आपको समझाना था, ठीक है बच्चों। अच्छा तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और ON डॉट NP इज इक्वल्स टू कितना 0। अब बच्चों एक बात बताइए, आपको ट्राइंगल ONP तो दिख रहा होगा, तो इन ट्राइंगल ONP क्या आप वेक्टर एडिशन नहीं लगा सकते हो। ध्यान से समझो, अभी अभी आपने ON को वेक्टर बनाया है, ठीक है, तो ये रहा ON, ठीक है। ON यहाँ था ना हम लोग का ऑरिजिन, यहाँ जब मैंने जैसे डायग्राम बनाया था, ध्यान से चेक करो, ये ON, ये NP और ये OP, ठीक, ON OP और ये NP, ये देखो ये N ये P, ठीक। तो यहाँ से यहाँ कहीं ऑरिजिन है, ON NP और OP, तो बस NP मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा ON और ये रहा OP, ऐसे V शेप में ऐसे अज्यूम कर लो, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। लो देखो, ठीक है, ये 2 मार्कर से दिखाया मैंने, ये क्या है ON, ये ऑरिजिन है ON
और ओ एन प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल 90 होगा, यानी कि ओ एन और एन पी के बीच एंगल 90, इसलिए हमने ओ एन डॉट एन पी 90 बोला है, और ये रहा ओ पी। अब ये वाला जो ट्राइंगल बन के आ रहा है बच्चों हवा में, इसमें आप बोल सकते हो ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल्स टू ओ पी। यहाँ से भी चेक कर लो, ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल्स टू ओ पी, तो ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू ओ पी, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, क्या आपको दिखाई पड़ रहा होगा ओ पी, ठीक है, तो ओ पी तो आपका क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर है ओ पी, जिसको आपने आर से दिखाया, देखिए ओ पी, तो ओ पी को मैंने लिखा वेक्टर आर। अब यहाँ से ओ एन, ठीक है, ओ एन को हमने ऐसे ही उतार दिया बच्चों, और इस एन पी को आप इधर भेजोगे तो ये माइनस एन पी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। या आप एन पी की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, देखिए आप एन पी की वैल्यू निकाल लो, है ना, क्योंकि एन पी हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो हमने वेक्टर एन पी निकाला, तो वेक्टर एन पी इज इक्वल्स टू ये ओ एन उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो वेक्टर एन पी इज इक्वल्स टू आर माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, मैंने आपको बोला था क्या, ओ एन को एक वेक्टर बनाओगे तो डी एन कैप लिख सकते हो उसको, तो ये हो जाएगा डी एन कैप, सही है। तो अब ये भी एक वेक्टर है, और d के साथ n कैप का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी एक वेक्टर, और d क्या है, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन पर, कहाँ से, ऑरिजिन से। ठीक है, अब यहाँ ले आके इसको पुट कर दो, सपोज ये इक्वेशन 1 है बच्चों। ठीक है, तो np की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो np की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, कितनी हो जाएगी आपकी np की वैल्यू, r माइनस डी एन कैप। ओके, और ओ एन को अभी अभी आपने एक वेक्टर बनाया है। ठीक है, चेक करो जरा, ओ एन को आप क्या लिख सकते हो, डी एन कैप, बहुत आराम से समझना है बच्चों, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ओ एन को आपने क्या लिखा, डी एन कैप, और एन पी को आप क्या लिखोगे, आर माइनस डी एन कैप इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें बच्चों, डी तो एक नंबर है, बस डी नॉर्मल एक नंबर है। ठीक है, और ये आर क्या है, आर क्या है, आर एक वेक्टर है, तो ध्यान से देखें, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ डॉट लगा हुआ है, देखिए डॉट प्रोडक्ट लिया था हमने, तो देखिए डी अंदर जाएगा, डी तो स्केलर, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, और एन डॉट आर को हम क्या लिखेंगे, एन वेक्टर एन डॉट वेक्टर देखो डी और एन कैप डॉट आर, एन कैप डॉट आर, ये वाला वेक्टर ये वाला डॉट प्रोडक्ट ले लेगा, और ये तो एक नंबर है, ऐसे ही रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस, ध्यान दें, डी इंटू डी बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही है। और n डॉट n, क्योंकि ये भी n कैप एक वेक्टर है और ये भी n कैप एक यूनिट वेक्टर है ओ n की दिशा में। ठीक है, ओ से n की तरफ, तो n डॉट n, इसको हम क्या लिख देंगे, देखो d इंटू डी तो d स्क्वायर हो गया, और n कैप डॉट n कैप इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों समझो, n कैप डॉट n कैप क्या हो जाएगा, n डॉट कैप n डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं बच्चों, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि n कैप का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। एक बात बताओ भाई, जिधर n कैप है उधर ही तो n कैप है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0। और मॉड ऑफ n कैप, ये एक यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1 इंटू यूनिट वेक्टर का मॉड 1, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो n डॉट n यानी कि n कैप डॉट n कैप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा d इंटू एन कैप डॉट वेक्टर r माइनस डी स्क्वायर, और एन कैप डॉट एन कैप 1 आ गया, तो 1 में लिख नहीं रहा हूँ, डी स्क्वायर इंटू 1 डी स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से वापस आप d को कॉमन ले लो, तो d अगर आप कॉमन लोगे तो आ जाएगा एन कैप डॉट r माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों, सुनो, एक बात बताओ, ये d इंटू समथिंग है, ये अंदर तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट एक नंबर आएगा, नंबर माइनस d एक नंबर आएगा, तो ये भी एक नंबर है, ये भी, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0, या तो पहले नंबर को 0 होना पड़ेगा या तो दूसरे को, और d तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है बच्चों, तो d कांट भी इक्वल टू 0, d तो 0 हो नहीं सकता, पक्का कोई परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो d का वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि ये पोर्शन तो 0 नहीं हो सकता है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इस ब्रैकेट का, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज, हमने लिखा सिंस d इज नॉट इक्वल्स टू 0, आप चाहो तो यहाँ बगल में लिख भी सकते हो, हेंस n डॉट r n कैप डॉट r वेक्टर माइनस d मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इस d को उधर भेज दो, तो n कैप डॉट वेक्टर r इज इक्वल्स टू d जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा। और बच्चों हमको पता है n कैप डॉट r लिखें और चाहे r वेक्टर डॉट n कैप लिखें,
बात क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ये आ गई बच्चों आपकी क्या, एक प्लेन की इक्वेशन। ओके, जानकारी क्या क्या दी हुई है, ऑरिजिन से प्लेन पे डाला गया, डिस्टेंस दिया हुआ है, नॉर्मल डिस्टेंस दिया हुआ है, और एन कैप क्या है, एन कैप सुनो, ये जो नॉर्मल डिस्टेंस है इसी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन, या अलोंग ओ एन बोल दो या अलोंग डी बोल दो, ठीक है, या अलोंग नॉर्मल बोल दो, अलोंग नॉर्मल बोल दो, सब बात क्या है, सेम है। नॉर्मल मतलब ये जो 90 डिग्री ऐसा करके ओ एन को जो प्लेन पे डाला गया उसके अलोंग एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और आर क्या है बच्चों, आर एक पोजीशन वेक्टर है जो कि पॉइंट पी की पोजीशन को बता रहा है। पॉइंट पी कोई जनरल पॉइंट है प्लेन पे पड़ा हुआ, क्योंकि ओ एन जब ऐसा स्वीप करेगा तो पूरे प्लेन को ट्रेस कर देगा, हमको पता चलेगा कौन सा प्लेन है। अब इस इक्वेशन में देखो बच्चों, आर कैप सॉरी वेक्टर आर क्या करेगा, प्लेन को ट्रेस करेगा, पूरा झाड़ू लगाता चलेगा उस पर, ऐसा ऐसा हर एक पॉइंट को कवर कर लेगा, और डी उसको कंट्रोल कर रहा है, डी उसको कंट्रोल कर रहा है। और एन कैप ये बता रहा है कि कौन सी दिशा में है प्लेन, क्योंकि पता है एन कैप ओ एन के अलोंग है, और ओ एन क्या था, प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इस तरीके से ये हमको कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर अब इक्वेशन हमारी बच्चों आ चुकी है, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन आई हमारी प्लेन की क्या, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। इसका आप ख्याल रखिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब ये तो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है बच्चों। अब हम निकालेंगे क्या, इसका कार्टेशियन फॉर्म। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। चलिए देखिए, इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके वेक्टर फॉर्म की हेल्प लेंगे। तो वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, ये है। अब सुनो, आर तो सभी बच्चों को पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस, यानी कि जो पॉइंट पी जनरल पॉइंट था ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, आर, ठीक है। तो उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई जेड। तो पोजीशन वेक्टर आर कैसे बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ऐसे बनेगा। और ध्यान दें एन कैप, मज़ा आ गया भाई। सुनो एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से समझो, क्या कि ये जो एन कैप होगा ये क्या होगा। सुनो, मैंने आपको बताया है कि याद दिला दूँ पुराना एक टॉपिक, एक वेक्टर बी हुआ करता था जिसको आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखते थे, ठीक है। और ए बी और सी क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियोज होते थे। माइंडेड प्लीज, डायरेक्शन रेशियोज होते थे। किसके डायरेक्शन रेशियोज होते थे, ये वेक्टर बी के। और मैंने आपको बोला था इसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बना लो बच्चों, अगर बी कैप हो जाए तो आई के सामने जो लिखा होगा और जे के सामने जो लिखा होगा और के सामने जो लिखा होगा बच्चों, वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है, जैसे कि एन कैप यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है बच्चों, ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन हो जाएंगे। तो इस यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख दोगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। प्लीज़ मेंशन कर लें सभी बच्चे क्या कि यहाँ पर एल एम और एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है बच्चों। किसके डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है किसके, ऑफ वेक्टर एन कैप। और ध्यान से सुनो, वेक्टर एन कैप क्या था, ये ओ एन के अलोंग था, और ओ एन क्या था, ओ से प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर। ओ एन क्या था, ओ से प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो उसी परपेंडिकुलर के अलोंग एक वेक्टर एन कैप है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन। यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से दिमाग लगाइएगा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये एन कैप एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अरे एल क्या होता था, कॉस अल्फा, एम क्या होता था, कॉस बीटा, और एन क्या होता था, कॉस गामा। यानी कि बच्चों हमें ये जानकारी मिल जा रही कि एन कैप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो जब ये एन कैप की स्थिति पता चल गई और ये एन कैप प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डाला गया था उसके अलोंग था, तो प्लेन की पक्का स्थिति पता चल जाएगी, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा। सुनो, ये एन कैप किसके अलोंग है, ये एन कैप ओ एन के अलोंग है, ठीक है। और जब एन कैप की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल पता चल गई, तो ओ एन की भी तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल पता चल जाएगी। सही मैंने बोला, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब प्लेन फिक्स हो गया। तो बच्चों ये आ गया आर, ये आ गया एन कैप, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डी के इक्वल रख दो। तो रख दो, आर की जगह आप क्या रखोगे,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन की जगह आप क्या रखोगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल्स टू डी। अब इसको सॉल्व कर लो। वेक्टर प्रोडक्ट सभी बच्चों को करना आता है खुद का खुद के साथ, यानी कि एल इंटू एक्स एल एक्स प्लस एम इंटू वाई एम वाई प्लस एन इंटू जेड इज इक्वल्स टू डी। ये आ गया बच्चों कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अभी इसमें भी कुछ हमको बात करनी है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सुनो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझिए जरा और अपनी कॉपी में तुरंत नोट लगाइए कि जब आपके पास कार्टेशियन फॉर्म हुआ करती हैं, ठीक है, सब लोग, मैं यहाँ ब्लू पेन से कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगाएं। उस टाइम ये डी जो होता है ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, टू द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। अब ध्यान दें, लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ध्यान से समझिए क्या कि इक्वेशन ऐसी नहीं दी रहती है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी टाइप की नहीं दी रहती है। सुनो, अगर एन कैप है ना तो उससे एसोसिएटेड डायरेक्शन रेशियोज होंगे, लेकिन अगर कोई वेक्टर एन है ना, ध्यान से समझिएगा बच्चों प्लीज़, लेकिन अगर कोई वेक्टर एन है यानी कि आर डॉट, अब सुनो एन कैप नहीं आया, एन कैप की जगह कोई वेक्टर एन आ गया, और सुनो एक बात बताऊं भाई, ये जो वेक्टर एन है ना इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ये यूनिट वेक्टर नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। तो अगर आपको एन कैप की जगह बच्चों कोई वेक्टर एन दिया रहेगा, ठीक है, और उस टाइम ये सामने अगर डी दिया रहेगा तो ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ऑरिजिन से आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, नोट लगाओ, ठीक। अंतर है, यहाँ एन कैप है और यहाँ क्या है, वेक्टर एन है, ठीक। हालांकि ये वेक्टर एन भी प्लेन पे परपेंडिकुलर, लेकिन इसकी लेंथ क्या है पता नहीं, ठीक है। अब समझो जरा, यहाँ पर जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आर डॉट, और क्योंकि ये वेक्टर एन है, ठीक है बच्चों, तो वेक्टर एन को आप, मैंने अभी आपसे बात करी थी, किसी वेक्टर बी को डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिख सकते हो, और उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सुनो, एक वेक्टर एन है, इसी वेक्टर का एन कैप सोच लो आप रहा होगा, तो उसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखोगे, लेकिन इस वेक्टर को डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिखोगे, यानी कि ये वेक्टर ए रहा होगा क्या, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पर ए बी सी क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, किसके, वेक्टर एन के, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे किसके, ऑफ वेक्टर एन। तो आ जाइए वापस, तो एन वेक्टर की जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल्स टू डी। खास ध्यान रखें ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, कोई नंबर होगा जस्ट। अच्छा, आर की वैल्यू रखो, क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ रख दोगे और सॉल्व करोगे इसको, तो एक्स का ए के साथ करोगे तो कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक्स का ए के साथ ए एक्स प्लस वाई का बी के साथ बी वाई प्लस जेड का सी के साथ सी जेड इज इक्वल्स टू डी। यानी कि बच्चों समझो मेरी बात, समझो, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, पर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि बच्चों ये जो कार्टेशियन फॉर्म है यहाँ आपको एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, और ये जो कार्टेशियन फॉर्म है यहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये वाली कार्टेशियन फॉर्म में डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन है, और ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन नहीं है बच्चों। तो अब सवाल ये है कि अगर ऐसा आ जाए जिसमें डायरेक्शन रेशियोज नहीं हो, तो इसको हमको यहाँ ले जाना होता है, इस बात का ख्याल रखें, इसको हमको यहाँ ले जाना होगा। और ले कैसे जाएंगे वो मैं आपको याद दिला दूँ, कोई खास कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। देखिए क्या करना है, आपको भरोसा कौन सी इक्वेशन पे करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको भरोसा ये वाली इक्वेशन पे करना है, इस पे भरोसा करेंगे, इस पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। इस पे भरोसा क्यों करेंगे वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। समझिए, देखिए आपने पढ़ा था एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
m क्या होता था प्लस माइनस b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n क्या होता था प्लस माइनस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बच्चों। ठीक है, सुनो मैंने आपसे बोला था हर बार हम लोग बस प्लस साइन लेंगे, ठीक है, केवल प्लस वाले डायरेक्शन को साइंस लेंगे हम, यानी कि एक ही साइन वाले लेंगे, मैंने आपसे बात करी थी। तो अब समझो ज़रा कि ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसमें बोथ साइड डिवाइड लगा दूं किससे, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से, ध्यान से चेक करिएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो इक्वेशन है इसको 1 मान लो और इसको मान लो आप 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो भरोसे लायक इक्वेशन नहीं है, सुन लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं बोथ साइड किससे डिवाइड लगा दूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, तो क्या ऐसा हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू वाई प्लस c अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो जब आपने लेफ्ट में लगाया तो राइट में भी लगाना पड़ेगा, यानी कि d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सुनो जब ऐसा आप कर दोगे तो ये a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या बन जाएगा l, यानी कि ये बन गया lx प्लस b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा m प्लस c अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ z भी है, ठीक है, c के साथ z था, ये क्या बन जाएगा आपका n बन जाएगा, n z इज इक्वल टू, अब सुनो मेरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो भी आएगा ना भैया d अपॉन ये भी एक नंबर है, ये जो आएगा अब ये क्या होगा, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब मान लो इसको सॉल्व करके आ रहा है d डैश, ठीक है, तो अब अरे d मान लो, d डैश मान लो, कुछ भी मान लो यार, तो अब ये इस टाइम क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि अब लाइन ऐसी आ गई, ऐसी जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, लाइन कह रहे हैं सॉरी, अब प्लेन की इक्वेशन ऐसी आ गई जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो सुनो अब मोटी मोटी बात ये है भैया, समझो, ये है आपका कौन सा इक्वेशन, ये है आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन जिसमें आपको n कैप दिया है जो ओ एन के अलॉन्ग है, ठीक। इससे हमने निकाली कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ये वाली है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जहाँ पर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हो और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। ऐसी अगर आ जाएगी तो आपको इसको चेंज करना होगा किसमें, इसमें, तब आपको जाके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। अब ये सब बातें क्या है, एक क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 480 बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 बाय रूट 29 फ्रॉम द ऑरिजिन। सुनो ध्यान से बच्चों, उसने ना आपको प्लेन की डिस्टेंस दे दी है, कहाँ से, ऑरिजिन से। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन निकालो विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 बाय रूट 29, यानी कि जो प्लेन है ये ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है, दूरी पर मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, तो स्मॉल d की वैल्यू दी हुई कि ये प्लेन ऑरिजिन से कितना दूर है, ये है 6 अपॉन रूट 29। तो सॉल्यूशन यहाँ हम करेंगे और d हमको मिल चुका है 6 अपॉन रूट 29, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर, ध्यान दें, सुनो, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर। एक बात बताओ बच्चों, ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन पे, समझो ये प्लेन है ना ऐसा, अरे यहाँ यार प्लेन है और ये ऑरिजिन है, ये एक्चुअल में ओ एन ऐसा है, तो ये जो इन्होंने हमसे बात करी है एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर वो वेक्टर होगा जो इस प्लेन पे ऐसा आके 90 बनाएगा, इस प्लेन पे ऐसे आके 90 बनाएगा। तो भैया एक बात बताओ, ये नॉर्मल वेक्टर की उसने बात करी है, तुमसे यूनिट वेक्टर तो बोला नहीं है उसने कहीं, है ना, क्या उसने बोला है क्या कि ओ एन के अलॉन्ग को यूनिट वेक्टर दिया, यानी कि एन कैप नहीं पता है, प्लीज माइंड इट, एन कैप आपको नहीं पता है, बल्कि आपको एक नॉर्मल वेक्टर पता है प्लेन पे। और सुनिए बच्चों, इस वेक्टर की लेंथ ना कुछ भी हो सकती है, पता नहीं क्या है, हमें क्या पता कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, यानी कि हमको एन कैप ना देके वेक्टर एन दिया हुआ है, एन वेक्टर एन, बार बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, वेक्टर एन क्या होगा, वेक्टर एन एक नॉर्मल वेक्टर होगा जो कि प्लेन ऑरिजिन से निकलेगा और प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और इस एन वेक्टर की लेंथ कितनी होगी हमको नहीं पता, पता लगा ये प्लेन है और ये ऑरिजिन से निकला, ये देखिए ये प्लेन है और ये ऑरिजिन से निकला और प्लेन पे 90 डिग्री बनाता हुआ चीरता हुआ इसको 10 किलोमीटर तक चला गया, हमें क्या पता इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि एन कैप नहीं, एन कैप की लेंथ तो हमेशा कितनी होती, 1, ओके। तो इन्होंने एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, तो ये वेक्टर एन क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप,
ठीक है बच्चों। अब प्लेन की इक्वेशन वेक्टर वाली लगाने से पहले बच्चों, ये वेक्टर वाली इक्वेशन लगाने से पहले आप सावधान हो जाएं। आर तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, आर को तो आराम लिखेंगे। एन कैप आप निकाल लें, और एन कैप क्या होता है बताओ, सुन लो, याद दिला दूँ। इस प्लेन पे ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है इसी का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपने जब डेरिवेशन किया था तो इस ओ एन के अलाउंग आपने एक यूनिट वेक्टर माना था, और ओ एन ये खुद ही यानी कि डी खुद ही इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो एन कैप भी ओ एन के अलाउंग होगा, और एन कैप इस एन वेक्टर के भी अलाउंग होगा, क्योंकि ये एन वेक्टर भी प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। सब लोग प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये जो ओ एन है यानी कि जिसकी लेंथ कितनी डी, ये भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। एन कैप ओ एन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ये भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये सब प्लेन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक। ये भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर आता है एन वेक्टर, ये भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो अब आपको इसकी खोज करनी है, और इसकी खोज कैसे होगी, ये जो नॉर्मल वेक्टर इसका आप क्या निकाल लो, इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बताइए। किसी वेक्टर को उठाकर अगर हम उस वेक्टर के मॉडुलस से, उसके मॉड से डिवाइड कर दें बच्चों, तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो अब आप इस वेक्टर को उठाकर यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप को उठाकर बच्चों इसके मॉडुलस से डिवाइड लगा दीजिए इसी एन वेक्टर के। और एन वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आंसर आएगा 9 4 13 और 13 और 16 29 29, यानी कि आ जाएगा आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √29। तो ये आ गया आपके पास क्या, एन कैप का वैल्यू। अब एन कैप का वैल्यू यहाँ ले जाके आप रख दीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको आप चाहें कि आप अक्सर ऐसा कर लिया करिए, √29 इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी, यानी कि 2 अपॉन √29 आई कैप माइनस 3 अपॉन √29 जे कैप प्लस 4 अपॉन √29 के कैप। जब आपके पास अब एन कैप आ गया, अब उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख दो, ठीक। देखिए मैंने आपको कई बार बताया आर लिखने की जरूरत नहीं, आर को आप वेक्टर आर रहने दो, उसका मतलब होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वो लिखा हुआ है ऊपर, देखिए डायग्राम के ऊपर। तो आर को आप आर रहने दो, डॉट एन कैप की वैल्यू डालो। एन कैप क्या है, 2 अपॉन √29 आई कैप माइनस 3 अपॉन √29 जे कैप प्लस 4 अपॉन √29 के कैप इज इक्वल्स टू डी। और डी क्या होता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है, और डी हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 6 अपॉन √29। सुनो बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे अपनी कलाकारी ज़बरदस्ती दिखाते हैं, सुनो कलाकारी क्या दिखाते हैं, ध्यान से समझो जरा। ये तो आंसर है, फुल मार्क्स मिल गए हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब कलाकारी क्या दिखाता है, कहता है कि 1 अपॉन √29 एक कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लो। ये डॉट प्रोडक्ट ले तो सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो क्या करेगा, √29 को यहाँ बाहर ले लेगा, उठा के √29 से काट देगा, उसको कट भी जाएगा भाई, लेकिन काटना नहीं है, काटना नहीं है। मैंने आपसे क्या बात करी थी, मैंने आपसे बात करी थी कि r डॉट एन कैप अगर हो और सामने कोई नंबर लिखा हो तो उस टाइम ये d क्या होता है, परपेंडिकुलर। बहुत गहनता की बात बता रहा हूँ, ध्यान समझना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो कहाँ से होता है, ऑरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ एन कैप का रहना ज़रूरी है, और जब एन कैप होगा बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि एन कैप जब होगा तो LX प्लस एन कैप जो होगा तो ये LI प्लस MJ प्लस NK के फॉर्म में होगा, यानी कि LMN क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो ये जो है ना, I के सामने डायरेक्शन कोसाइन है, J के सामने डायरेक्शन कोसाइन है, और K के सामने डायरेक्शन कोसाइन है। किसका डायरेक्शन कोसाइन है, ये नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, N का या N कैप का, आप किसी का भी कह सकते हो, या ON का, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्म में रखना है इसको, ठीक है, तभी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यदि आप √29 से √29 काट दोगे तब तो ये इस फॉर्म का हो जाएगा, किस फॉर्म का, r डॉट n। चेक कर लीजिए, यहाँ n नहीं आ जाएगा, पूरा का पूरा n वेक्टर, और इज इक्वल्स टू कोई नंबर, और वो नंबर कौन हो जाता, 6 हो जाता। ये देखो नंबर क्या होता है 6, और 6 क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑरिजिन से, नहीं, ठीक है। और यहाँ पर n वेक्टर तो आना ही नहीं चाहिए, n कैप आना चाहिए। और इस टाइम यहाँ पर जो n लिखा होता बच्चों, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, उस टाइम 2 माइनस 3 और 4 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जो आपको नहीं करना है। मैंने बार बार मना किया है, इस पे भरोसा करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। यहाँ पर ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं,
और डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर ऐसा आ जाए तो आपको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड लगाकर ऐसा ले आना है। ये अभी हम आपसे बात करते हैं, रुक जाइए, एक एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए कि अब हमको क्या निकालना है, हमको इसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना है बच्चों। मान लो इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, ठीक। तो आर की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2/√29 आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप इज इक्वल्स टू 6/√29, ठीक है। तो ये मार्कर को थोड़ी इंक पिलानी पड़ेगी अब। चलो इसको सॉल्व करो। अब देखो x इंटू 2 तो ये आ जाएगा 2x/√29, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3/√29 इंटू वाई और प्लस 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 यानी कि 4/√29 इंटू जेड इज इक्वल्स टू, सामने क्या आ गया, 6/√29, ठीक है बच्चों। ध्यान दें अभी भी आपको √29 दोनों तरफ से लेके काटना नहीं है बच्चों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखो d और LMN क्या है, LMN क्या है, 2/√29 माइनस 3/√29 और 4/√29 के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। कर लो, अभी और क्लियर होगा, क्वेश्चंस कराएंगे, कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 14 वो बोलता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस माइंड इट। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, किसके, ऑफ द यूनिट वेक्टर के। और इस यूनिट वेक्टर की हालत क्या है, यूनिट वेक्टर की हालत ये है कि दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, यानी कि ये यूनिट वेक्टर ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो समझो जरा, एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ये रही प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन दी है। और ये जो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन बोल रहा है ना बच्चों, ये यूनिट वेक्टर के लिए बोल रहा है। और भैया पूरी दुनिया को पता है यार, इसमें यूनिट वेक्टर कहाँ होता था, प्लेन पे परपेंडिकुलर होता था ना, और ON के अलॉन्ग होता था, याद है। तो आएगा तो ऑरिजिन से ही ना, तो यूनिट वेक्टर को आना तो ऑरिजिन से ही पड़ेगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो समझो जरा, क्या कह रहा है कि आप यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दीजिए। तो यानी कि n कैप के डायरेक्शन कोसाइंस, अभी हमने आपको बताया था कि n कैप को आप कैसे लिख सकते हो, li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर को lmn, हाँ ठीक है, किसी भी यूनिट वेक्टर को आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि आपको lmn निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों एक बात बताऊं, आप lmn को तो तब निकाल पाओगे ना जब आप n कैप को निकाल पाओगे, और n कैप को बच्चों आप तब निकाल पाओगे जब आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन हो, यानी कि आपके पास कैसी इक्वेशन हो, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d टाइप की कोई इक्वेशन। और इस इक्वेशन में बच्चों, इस इक्वेशन में d क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो d इज द, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, d इज द perpendicular distance from the origin, ध्यान दीजिएगा बच्चों। लेकिन अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू d, तो ये इस पर भरोसा नहीं करना भैया, पता है क्यों, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये तो कोई भी वेक्टर है, और इस टाइम ये d ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो कोई नंबर है, d इज not the perpendicular distance from the origin, ठीक है। तो पहला स्टेप क्वेश्चन में आपको ये करना है बच्चों, चेक करना है कि इक्वेशन ऐसा है कि ऐसा है। आओ जरा चेक करते हैं, चेक करवाते हैं। सुनो, ये इक्वेशन है, ठीक, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो, अब बच्चों
1 को उधर भेज दो, तो 1 जब उधर चलाएगा तो -1 हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे 1 को उधर क्यों भेजा? सुनो भाई, अगर तुम 1 को उधर नहीं भेजोगे तो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे कंपेयर कराओगे? ठीक है, या तो ऐसी होगी या तो ऐसी, दोनों में से कोई भी होगी, लेकिन राइट में कोई डी आएगा तो वो डी क्या है? -1 है। अभी रुक जाओ, परेशान ना हो। तुम्हें ऐसी बनानी है, इसी फोकस करना है, इस पर भरोसा किया जाता है, उस पर नहीं भरोसा किया जाता है। इन दोनों में कार्टेशियन फॉर्म में इस पर भरोसा किया जाता है। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन से समझ में आएगा। इस पर भरोसा नहीं करना है, इस पर भी भरोसा नहीं करना। अगर ऐसा है तो ऐसा बना लो, और अगर ऐसा है तो ऐसा बना लो। ठीक, तो बना के भी दिखाता हूँ, समझो। अब इस माइनस को ना पहले प्लस कर लो, यानी कि राइट हैंड साइड जो भी नंबर हो बच्चों उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करिए। अब ऐसा कैसे करेंगे, समझो। ऐसा करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अरे ये डॉट प्रोडक्ट है यार, -1 अगर आगे कॉमन ले लो कुछ चला जाएगा क्या? हाँ, -1 तो एक स्केलर है, बाहर आ जाएगा। तो -1 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा r डॉट। अब देखो ये 6i पहले प्लस का था, अब माइनस हो जाएगा, यानी कि -6i कैप, और ये -3 प्लस हो जाएगा, +3j कैप, और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि +2k कैप इज इक्वल्स टू -1। इसको ना प्लस करना है, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? +1। तो अब ये -1 गायब हो जाएगा, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा r डॉट -6i कैप +3j कैप +2k कैप इज इक्वल्स टू ये +1 हो गया, क्योंकि -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। अब सुनो बच्चों, एक बात बताऊं, देखने में तो ये ऐसी भी लग रही है और देखने में तो वो ऐसी भी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। पता है क्या कह रहा हूँ? आप आर वेक्टर के बाद जो भी लिखा हो ना उसका मॉड निकाल लो, इसका मॉड निकाल लो। अगर इसका मॉड निकाल के 1 आ जाए, यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, तभी ये यूनिट वेक्टर एन कैप होगा, नहीं तो नहीं हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो अब हम इसको चेक करेंगे, यानी कि हम किसको चेक करेंगे? हम चेक करेंगे मॉड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का मॉड निकाल लो, यानी -6i कैप और +3j कैप +2k कैप का हमें क्या निकालना है बच्चों? मॉड। और मॉड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? -6 स्क्वायर 36 और +3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो सॉल्व कर लो, 9 4 13 और 13 और 36 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 7। तो बच्चों 7 आया है इसका मॉड, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका 1 नहीं है। तो भैया ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यानी कि गलती हो गई। ये तो ये वाली इक्वेशन है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक, अगर इस पे भरोसा नहीं कर सकते तो इसको ऐसे कैसे बनाओगे? तो जवाब है, सुनो, अब यही मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये एक्चुअल में कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है ये वाली, क्या? r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू d वाली, जहाँ पर d परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये d की वैल्यू नहीं है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये तो कोई नंबर है, यानी d कोई भी d। अब क्या करो, इस इक्वेशन को उठाकर मॉड ऑफ दिस वेक्टर से बोथ साइड डिवाइड लगा दो। खुद दिमाग लगाओ यार, क्या कि अगर हम उठाकर बोथ साइड किससे डिवाइड लगा दें? मॉड ऑफ n से, इधर भी, और मॉड ऑफ n से अगर हम इधर भी डिवाइड लगा दें। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, r डॉट और ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा? एनी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n कैप नहीं बन जाएगा। और सुनो, d अपॉन मॉड ऑफ n भी एक नंबर है, तो d अपॉन कोई नंबर, d अपॉन कोई नंबर, और ये जो d अपॉन कोई नंबर आएगा ना भाई, ये यही d होगा जो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा फ्रॉम द ऑरिजिन से, और ये आ गई आपकी ऐसे। यानी कि मोटी मोटी बात ये है, मोटी मोटी बात सुनो, कोई क्वेश्चन दिया है, नंबर को उधर भेजो, उधर भेजने के बाद उसको पॉजिटिव कर लो, कर लिया। उसके बाद r डॉट, ये r के बाद जो भी लिखा हो वेक्टर, उस वेक्टर का मॉड निकालो। अगर वो मॉड 1 के इक्वल नहीं आता तो समझ जाओ कि जो आया है, यानी कि जो मॉड आया उसी से उठा के इसमें क्या लगाना है हमको? डिवाइड। तो इस पूरी इक्वेशन में अब हम 7 से उठा के डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में, ये सपोज इक्वेशन 1 है, इसमें हम उठा के 7 से बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं। तो r डॉट, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें 7 से डिवाइड लगा दो। ठीक, तो r डॉट -6/7, ये 7 इसको मिलेगा, इसको भी, इसको भी, तो -6/7 i कैप +3/7 j कैप +2/7 k कैप इज इक्वल्स टू 1/7। 7 से राइट में लगाया और लेफ्ट में। अब सुनो बच्चों, एक बात बताऊँ, ये क्या बन गई? अब ये बन गई भैया तुम्हारी r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d बन गई है। अब ये जो 1/7 है ना, यही क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, और सुनो एक बात मैं तुमको बताता हूँ, ये जो वेक्टर है, जाओ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, जाओ
निकालना आता है क्या, रूट ओवर माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 3.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालोगे ना इसका 1 आएगा भैया, ये यूनिट वेक्टर है, आप चेक कर लीजिए। तो जब इक्वेशन आपकी ऐसी आ गई है और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो भी लिखा है यूनिट वेक्टर है, तो अब आप जब एन कैप को पहचान गए हो, ध्यान से चेक करो, अब जब आप एन कैप को पहचान गए हो बच्चों, तो पहचान कैसे गए हो, एन कैप है आपका -6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, ठीक है। तो क्या एल की वैल्यू नहीं पता चल गई, क्या एम की वैल्यू नहीं पता चल गई, क्या एन की वैल्यू नहीं पता चल गई, यानी कि क्या आपको डायरेक्शन कोसाइंस नहीं पता चले, किसके, यूनिट वेक्टर के, जो ऑरिजिन से आ रहा है और प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो एक और मज़ेदार चीज़ दिखाऊं, पता है, सुनो, डिस्टेंस कितना है, 1/7 है, जो लेस देन 1 है, जो लेस देन 1 है भैया कैलकुलेटर से चेक कर लो, 1/7 लेस देन 1 होता है, यानी कि ये जो प्लेन है ना, ये बहुत पास है ऑरिजिन के, बहुत पास, और इस पे नॉर्मल कौन है, एन कैप, और एन कैप का मैग्नीट्यूड खुद ही 1 होता है, यानी कि एन कैप इसको चीरता हुआ इस पार तक आ गया है, और डिस्टेंस इसका ऑरिजिन से केवल कितना है, 1/7, और एन कैप इस पार आ गया चीरता हुआ, एन कैप बड़ा है यार, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ऑरिजिन से, केवल 1/7 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटी पड़ गई, ऑरिजिन के काफ़ी पास है, और ये एन कैप का मैग्नीट्यूड ये 1 यूनिट है ऑरिजिन से जो आ रहा है, तो इसको चीरता हुआ ऐसे बाहर आ गया, ठीक है, तो प्लेन बहुत पास है ऑरिजिन के। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से कंपेयर कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय -6/7, 3/7 एंड 2/7, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, कर लीजिए। नंबर 15 आपको बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन की इक्वेशन है 2x - 3y + 4z - 6 = 0 फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके बच्चों, तो ऑरिजिन से हमें इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो lx + my + nz = d, और दूसरा ax + by + cdz = d, और हमने बोला इस पर भरोसा नहीं करना है, ठीक, इसको आपको इसमें चेंज करना है, और ये वाली इक्वेशन यानी कि अगर आपके पास ax + by + cz = क्या आ रहा हो, d, तो आप इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड लगाएंगे, किससे, आप बोथ साइड डिवाइड लगाएंगे √a² + b² + c² से, है ना। √a² + b² + c², जब आप डिवाइड लगाएंगे, LHS में लगाया है तो RHS में भी लगाएंगे, और जब आप ऐसा करोगे बच्चों, तब ये जो पोर्शन है वो L बन जाएगा, और ये b/ ये जो भी है ये m बन जाएगा, और ये c/ जो भी ये n बन जाएगा, और ये उस टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। देखिए हमने यहाँ नोट लगाया है कि ये वाला d अगर ऐसी इक्वेशन हो तो इज़ नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जब आप डिवाइड लगा दोगे, किससे, √a² + b² + c²। तो सुनो, पहले इस इक्वेशन को आप क्या लिखो, सॉल्यूशन में यहाँ कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिए, 2x - 3y + 4z = 6 को हमने राइट में भेज दिया, ठीक है। अब समझो, अब आप बोलोगे हमें क्या पता कि ये वाली इक्वेशन है कि ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो सुनो, मैं बताऊँ, आपको पता हो और चाहे आपको ना पता हो, ठीक, आप हर बार क्या करोगे, आप हर बार √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर + y के कोफिशिएंट का स्क्वायर + z के कोफिशिएंट स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया करोगे बच्चों, ठीक है, लगा दिया करो, ठीक है। अभी इनको बता रहा हूँ क्यों, समझो, पहले लगा दो फिर बताता हूँ, लगाओ। तो इसको हमने क्या किया, 2x / √, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यार इसको ना पहले निकाल लो, √2 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, कितना जाएगा, 3² 9 और 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 13 + 16 कितना हो जाएगा यार, 29, ठीक है। यानी कि √29 से आपको डिवाइड लगाना है, तो √29, और यहाँ भी हो जाएगा 3/√29, और यहाँ हो जाएगा 4/√29, और देखो √29 से लेफ्ट में लगाया, ये z है, तो √29 से आपको राइट में भी लगाना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो इक्वेशन आई, आप हमेशा ऐसा कर दिया करो कि √x² के कोफिशिएंट + y² कोफिशिएंट + z² कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दिया करो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है ना बच्चों, ये है आपकी कौन सी फॉर्म, lx + mx
सॉरी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी टाइप की, जहाँ पर ये रहा, ये 6 नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 6/√29 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, प्लेन की, कहाँ से, ऑरिजिन से। ओके तो अगर हम अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/√29, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 6/√29, कहाँ से, ऑरिजिन से। अब सुनो, आंसर आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं। मैं इसमें ना कलाकारी करने का ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, सुनो, कलाकारी करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। कैसे ट्राई कर रहा हूँ समझो, यहाँ तक जो इक्वेशन आई, ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि देखो यहाँ जो इक्वेशन आई मेरे पास 2x - 3y + 4z = 6। ओके तो मैं ना इसको वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूँ। और वेक्टर फॉर्म में कैसे बनेगा, देखो वेक्टर फॉर्म में बनेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये हो गया वेक्टर r, ये हो गया r, और इसको दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल्स टू 6। सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये कौन सा फॉर्म है, ये है r डॉट, और ये क्या है, ये n कैप नहीं है। मैंने बोला है कई बार आपसे, दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक बार तो r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू d इस टाइम परपेंडिकुलर, यहाँ तो इस इक्वेशन में जब n कैप होगा तो ये d क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन होगा। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन आ रही है क्या, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू d टाइप की, तो ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा बच्चों। और इस n वेक्टर या n कैप की जानकारी आपको लेनी होती है मॉड निकाल के। सुनिए, अगर आप इन दोनों का डॉट ले लो तो वापस यही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना लिया। अब सुनो, मुझे बताओ इसका मॉडुलस निकालो, चलो निकालो कॉपी में इसका मॉडुलस, कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का 29 आ जाएगा। क्या 29 1 होता है, √29 1 होता है, नहीं। यानी कि इस वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड 1 नहीं है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये क्या है, n वेक्टर है, तो ये d हो गया उस टाइम। तो ये जो d है यानी कि जो 6 है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। पता लगा एग्जाम में आप ऐसे ही करते हो, इसको इधर भेज देते हो और बोल देते हो ये तो कैसा दिख रहा है हमको, ऐसा दिख रहा है, तो d क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। गलत आंसर है, नो। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ये, इसको सपोज 1 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इस 1 इक्वेशन को आप ऐसे फॉर्म से निकाल के कहाँ ले जाओ आप, ऐसे फॉर्म में, यानी कि r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d वाले में। और कैसे ले जाओगे बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में शायद। क्या करोगे, इसके मॉडुलस से उठा के बोथ साइड डिवाइड लगा दो, तो ये तो रहा r को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डॉट इसमें मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर से डिवाइड लगा दो, तभी तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यानी कि 2/√29 i कैप माइनस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k कैप इज इक्वल्स टू 6 अच्छा √29 से लेफ्ट में लगाया तो राइट में भी डिवाइड लगाओ। हमने आपको बोला था, कुछ नहीं बोला था भाई, रहने दो, पिछले क्वेश्चन में बताया था, समझाया था बस। अब यही जो है आपका क्या बन गया, n कैप। अब चेक कर लो, n कैप यही है, ऊपर भी कराया था, अच्छा कहीं नहीं कराया था, चलो कोई बात नहीं। n कैप हमारा निकल गया। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछता तो हम 2/√29, ये l है, ये m है और ये n है, m की वैल्यू -3/√29 और n की 4/√29 आ जाती है। ठीक है, कर लीजिए। नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों एग्जाम्पल नहीं है, वो एक टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्या है समझो। कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। कोई इसमें देखिए परेशान होने की बात नहीं है बच्चों। देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, x, y और z। आपको एक प्लेन दिया रहेगा और इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। देखो ये प्लेन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ऑरिजिन है, यहाँ कहीं प्लेन है ऐसा। ठीक, तो इस प्लेन पे जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे ना तो वो आके जिस पॉइंट पे गिरेगा यहाँ, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ऐसे आएगा परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ तो दिखा नहीं सकता हूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा। ये प्लेन पे आया है, सपोज ये प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सपोज क्या, x, y, z या x1, y1, z1 कुछ भी मान लो यार, x1, y1, z1। ठीक है, तो O से हमने एक OP परपेंडिकुलर डाला, तो पॉइंट P क्या है? पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसी पॉइंट P को हम क्या बोलेंगे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर OP। ठीक भाई, OP ऐसा डाला, फुट मतलब पैर ना, तो ये फुट है, ये ऐसा OP डाला तो उसका पैर आके कहाँ गिरा? पॉइंट P पे, प्लेन पे।
तो इसी पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसी पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं ब्लू मार्कर से यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान दें। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना किसके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, यानी कि x1 y1 z1 की वैल्यू क्या होती है, सुनो बच्चों, ये होती है LD MD और ND, सभी बच्चे याद कर लें। यानी कि x1 क्या हो जाएगा LD और y1 क्या हो जाएगा MD और z1 क्या हो जाएगा ND, सभी बच्चे याद करें, याद करिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, LD MD और ND। हाँ, अब ये L M और N क्या है, ये L M N बच्चों हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्या है ये डायरेक्शन कोसाइंस, किसके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ये तो सबको पता है। L M N क्या है, नोट कर दे रहा हूँ मैं, L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल बोले या नॉर्मल वेक्टर बोले, सब बात सेम है। ठीक है, ऑफ द नॉर्मल। और डी क्या है बच्चों, डी तो सबको पता है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। यानी कि आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने एक प्लेन की इक्वेशन ऐसे दी हुई है, पढ़ लीजिए सब लोग, पेज नंबर 481 पे दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। यानी कि ये वाला प्लेन है, ये जो हमने प्लेन बनाया है, इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है क्या, 2x - 3y + 4z - 6 = 0, और इस पे एक परपेंडिकुलर OP डाला गया है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमको निकाले हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 में आपने सॉल्व किया है, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, किसमें, ये वाली फॉर्म में। और जब आप इसमें लेके आ जाओगे बच्चों, तो आप लेके आओ, कैसे लेके आते हैं, 2x - 3y + 4z = 6 को इधर भेज दो। पर क्या ये जो है वो ये है, नहीं, आप इसको डिवाइड लगाओगे किससे, √x² के कोफिशिएंट + y² कोफिशिएंट + z² कोफिशिएंट से, यानी कि √29 से आप डिवाइड लगाओगे। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया है तो कुछ खास इसमें आपको समझाऊंगा नहीं, √29 से बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, सही है। और जब ऐसा कर दिया बच्चों, तो ध्यान दें प्लीज़, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/√29x + -3/√29y, अरे प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 4/√29z = 6/√29। ठीक है बच्चों, अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा जरा। इसको आप कंपेयर करिए LX + My + NZ = D से। तो आपको कंपेयर करने से D कितना मिल गया, तो बच्चों आपको D मिल गया 6/√29, और L कितना मिल गया, L = 2/√29, पहला डायरेक्शन कोसाइन 2/√29। M कितना मिल गया बच्चों, -3/√29। ठीक है, और N कितना मिल गया बच्चों, N हो गया आपके पास 4/√29। अब मुझे बताओ भाई, सब कुछ तो मिल गया है, L × D कर लो तो x1 आ जाएगा, x1 = LD। ठीक है, यानी कि L × D, L को D से मल्टीप्लाई, 2 × 6 = 12/√29। ठीक है, y1 आ गया M × D। ठीक है, यानी कि आपको दी गई इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, कैसे, √x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके, है ना, यानी कि √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर + y के कोफिशिएंट का स्क्वायर + z के, यानी कि 2² + -3² + 4 का, इससे डिवाइड लगाना। जब आप डिवाइड लगा दोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, फिर कंपेयर करके LMN निकाल लेना, फिर LD MD ND निकाल लेना, x1 y1 z1 आ जाएगा। MD क्या हो जाएगा, चेक करो, -3/√29 × D, तो 6 × 3 = 18, ऊपर से माइनस का 6 × -3 - 18, √29 × √29 29, और z1 निकालो बच्चों, तो D × N, यानी कि 4 × 6 = 24, और √29 × √29 29। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो लिख लीजिए, यही आंसर आ रहा है आपके पास। फील कराने के लिए मैं आपको बता दूं क्या, कि ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, ये है कितना, 12/29। ठीक है, और ये जो y1 है वो है -18/29, और जो z1 है वो है 24/29, ये आ गया। ठीक है, कर लीजिए इसको बच्चों। एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द
ऑरिजिन। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने यानी कि एल एम एन वाई निकालना, और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपको इसमें निकालना है क्या, एल एम और एन, और ये तब निकलेगा जब आपकी इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ जाए, कार्टेशियन फॉर्म के ये वाले फॉर्म में। ओके, और आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से। ठीक है बच्चों, तो पहली इक्वेशन इन्होंने हमको दी हुई है पार्ट ए, z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ध्यान से चेक करो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि एक्स और वाई वाला टर्म तो है नहीं, प्लस 1 इंटू जेड, 1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 2। अब ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, ये तो ये है नीचे, मैंने हमेशा आपको बोला है क्या, इस पे भरोसा नहीं करना है। इसको किससे डिवाइड लगाएंगे, इसको डिवाइड लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब 1 से इसमें डिवाइड लगा दो, तो 1 से आप डिवाइड लगाओ, क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू एक्स प्लस 0.1 इंटू वाई प्लस 1/1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 2/1। अब इसको बच्चों कंपेयर कर लो किससे, ब्लू पेन से कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। इसको कंपेयर कर लो Lx प्लस My प्लस NZ इज इक्वल्स टू D से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया आपका, D इज इक्वल्स टू 2/1 यानी कि 2, और L कितना आ गया 0.1 यानी कि 0, और M कितना आ गया 0.1 यानी कि 0, और N कितना आ गया 1/1 यानी कि 1। तो डायरेक्शन रेशियो 0, 0 और 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन कितनी है, 2 है। ओके बच्चों, तो 2 यूनिट्स। अब लेते हैं इसका पार्ट बी। ओके, तो पार्ट बी में देखते हैं, कुछ नहीं है यार इन सब क्वेश्चंस में, कुछ नहीं है, टॉपिक अच्छे समझा होगा, कर लोगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, ये पार्ट बी है। इसमें क्या कह रहा है 1, तो बस कुछ नहीं करना है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ 1 1 1 है ना, प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 से आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड बोथ साइड। तो आ जाएगा x अपॉन रूट 3, जिसको आप 1/√3 भी लिख सकते हो, प्लस 1/√3 y प्लस 1/√3 z इज इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अब इसको आप कंपेयर कर दोगे किससे, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, इसको आप कंपेयर करोगे किससे, Lx प्लस My प्लस NZ इज इक्वल्स टू D से बच्चों। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन D इज इक्वल्स टू 1/√3 यूनिट्स आ जाएगा, और डायरेक्शन रेशियोज सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे आपके, L कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, और M आ जाएगा कितना 1/√3, और N आ जाएगा कितना 1/√3। और सुनो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का मतलब है कि इस प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ cos अल्फा रख दो 1/√3, cos अल्फा 1/√3, तो अल्फा कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से तो cos अल्फा आ जाएगा शायद 60 डिग्री, है ना, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। कौन, जो ON के अलोंग नॉर्मल वेक्टर है वो, क्योंकि उसी वेक्टर के ये डायरेक्शन कोसाइंस है, किसके, ON के अलोंग वाले वेक्टर के। तो इतना ठीक है, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिल पे मत लो यार, दिल कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, चलो परेशान ना हो, कोई बात नहीं। सी पार्ट लेते हैं इसका। ओके, तो आई थिंक अब तो कर लोगे, है ना। तो सी पार्ट तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं लेता हूँ इसका बच्चों डी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट खुद से करके देखना। डी पार्ट में लेता हूँ, डी पार्ट में क्या कहता है, कहता है 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, सबसे पहले 5y इज इक्वल्स टू -8 को उधर भेजो, और मैंने आपको बोला था कि राइट में जो भी नंबर उसको प्लस कर लेना है हमेशा, क्योंकि डी लाना होगा, डी तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन पॉजिटिव होगा, तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। तो मल्टीप्लाइंग में -1 ऑन बोथ साइड। ओके, तो बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा क्या, -5y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8। अब सुनो, यहाँ x का टर्म नहीं और z का टर्म नहीं, तो 0 इंटू एक्स -5y प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 8 लिख लेंगे, पर इस पर भरोसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये वाली इक्वेशन है। ओके, अब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ये 0 0 -5 का स्क्वायर 25, यानी क्या आ जाएगा 5। तो 5 से हम बोथ साइड इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो 0/5 इंटू एक्स प्लस नहीं है, माइनस है, लेकिन हम इसको माइनस प्लस, और इसको हम -5/5 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, y प्लस 0/5, क्योंकि प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0/5 सेड इज इक्वल्स टू 8/5, तो 5 से हमने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया है। ठीक है, अब ये कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 0/5 तो 0 होता है ना,
तो 0 इंटू एक्स प्लस, ध्यान दें 5 से 5 कटेगा, -1 बचेगा, -1 इंटू वाई प्लस 0.5 0 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 8/5 बच्चों। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू D से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 8/5 यूनिट्स, और डायरेक्शन रेशियोज LMN आ गए हैं आपके सामने, चेक कर लीजिए। L कितना है, x का कोफिशिएंट यानी कि 0, M कितना है -1, ओके, और N कितना है 0, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया LMN, और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन आ गया, नॉर्मल का डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन 8/5 यूनिट्स। कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोलता है क्या, सभी के पास NCERT होनी चाहिए, बिना NCERT के ना बैठिए क्लास में। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, यानी कि D आपको दिया हुआ है, D आपको दिया है 7 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, ओके, तो D आपको दिया है फ्रॉम द ऑरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। Find the vector equation of the plane which is at a 7 unit from the origin and normal to the vector this. Normal to the vector this कौन, plane, plane normal है कौन से वेक्टर के, ऐसे पढ़ो आप क्वेश्चन, पढ़ो मैं मेरे साथ साथ। Find the vector equation of a plane, और फिर बीच में सब कुछ छोड़ दो, बाद में पढ़ो, plane normal to the vector, ऐसे पढ़ो, plane normal to the, तोड़ तोड़ के पढ़ो क्वेश्चन को, plane normal to the vector, और वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, यानी कि प्लेन जो है ना वो ये वाले वेक्टर पे नॉर्मल है, ये प्लेन है और प्लेन इस वेक्टर पे नॉर्मल है, मतलब ये वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये वेक्टर प्लेन पे 90 डिग्री बना रहा है बच्चों। तो ये n कैप नहीं दिया हुआ है, ये आपको वेक्टर n दिया हुआ है, तो वेक्टर n दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। कैसे पता किया मैंने, इसका मॉड निकाल लो, ठीक है, तो इसका अगर आप मॉड लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, तो सॉल्व करोगे 25 9 कितना हो जाएगा, ये 30 34 34 और 36 34 36 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। 70 को आप क्या लिख सकते हो, 70 को आप 2 × 35, हाँ इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे हम, तो रूट 70 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये 1 नहीं आया यानी कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, r डॉट n इज इक्वल्स टू d। अब बोथ साइड क्या करेंगे हम, डिवाइड लगा देंगे, किससे, कई बार बताया है, किससे डिवाइड लगा दोगे, मॉड ऑफ वेक्टर n से। जब ऐसा आप कर दोगे तो d अपॉन ये नंबर एक नया d आ जाएगा, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कहाँ से, फ्रॉम द ऑरिजिन, और n वेक्टर अपॉन n, ये n कैप हो जाएगा, और यहाँ आ गया r डॉट, ठीक है, तो r डॉट को r डॉट रहने दो, और यहाँ n कैप, ठीक है बच्चों। और n कैप कैसे मिलेगा, n वेक्टर को मॉड ऑफ n से डिवाइड लगा कर, यानी कि इस वेक्टर को रूट 70 से डिवाइड लगा कर, तो 3 अपॉन रूट 70 i कैप प्लस 5j अपॉन रूट 70 माइनस 6k कैप अपॉन रूट 70 इज इक्वल्स टू दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और d कितना दिया हुआ है हमको, d दिया था कितना, अच्छा d तो दिया ही हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए बच्चों इसको।